नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यूपी सदन पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी का भव्य स्वागत किया गया। थोड़ी देर में सीएम योगी बीएल संतोष से मिलेंगे। दोपहर 3 बजे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं शाम 5 बजे पीएम मोदी से सीएम करेंगे मुलाकात। शाम 6 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे योगी आदित्यनाथ। रात 8 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलेंगे सीएम योगी। तो लगातार आपको ये खबर दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। यूपी सदन में वो पहुंच चुके हैं। भव्य स्वागत किया गया, ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। आगे के कार्यक्रम के बारे में भी लगातार आपको बता रहे हैं, जहां बीएल संतोष से दोपहर 1 बजे वो मुलाकात करने वाले हैं, तो वही दोपहर 3 बजे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात करेंगे। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, तो शाम 6 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और रात 8 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह प्रस्तावित दौरा कल यानी कि शनिवार को था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात गए हुए थे, जिस वजह से ये दौरा टला और आज यानी कि रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। यहां आगे की रूपरेखा तय होगी। योगी सरकार पार्ट 2 में कौन कौन मंत्रिमंडल का हिस्सा होगा, इस पर यहां चर्चा होगी और तमाम चर्चा ऐसी ही लखनऊ में भी मीटिंगों के साथ जारी थी। अब ये मीटिंग फिर से दिल्ली में होगी, जहां फाइनल मोहर लगेगी कि आखिरकार योगी के मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे। ये तस्वीरें हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ समर्थक भगवा धारण किए हुए लगातार जश्न मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने फिर से यूपी के विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज की है, जिसका जश्न दिल्ली में भी आप देख सकते हैं। दिल्ली में इस प्रकार से ढोल नगाड़ों के साथ भी जश्न हमने आपको दिखाया, जहां लगातार समर्थक ढोल नगाड़ों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भव्य स्वागत करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी सदन पहुंच चुके हैं। योगी के नवरत्न कौन कौन से हो सकते हैं, अब ये भी समझिए। राजेश्वर सिंह विधायक है सरोजनी नगर से, वहीं शलभ मणि त्रिपाठी विधायक देवरिया सदर, असीम अरुण विधायक कन्नौज, पंकज सिंह विधायक नोएडा, बेबी रानी मौर्य विधायक आगरा ग्रामीण, राजेश त्रिपाठी विधायक चिल्लूपार, श्रीकांत शर्मा विधायक मथुरा, ब्रजेश पाठक विधायक लखनऊ कैंट, आशुतोष टंडन विधायक लखनऊ पूर्व, दयाशंकर सिंह विधायक बलिया, सुरेश कुमार खन्ना विधायक शाहजहांपुर। ये सभी संभावित चेहरे हैं जो योगी मंत्रिमंडल के हिस्सा बन सकते हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह का नाम भी इसमें शामिल है। तो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के बारे में भी जानिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीएल संतोष से मिलेंगे। दोपहर 3 बजे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात करेंगे और उसके बाद शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शाम 6 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे योगी। रात 8 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का पूरा कार्यक्रम है। यूपी सदन में वो पहुंच चुके हैं। दोपहर 1 बजे से ये मुलाकातों का दौर जारी होगा और रात 8 बजे तक मुलाकातों का ये दौर यूं ही चलता रहेगा। 273 सीट के साथ प्रचंड बहुमत मिला यूपी में भारतीय जनता पार्टी को और अब सरकार गठन की बारी है। सरकार गठन में कौन कौन से मंत्रिमंडल में चेहरे शामिल होंगे, इसको लेकर के लगातार मीटिंग्स चल रही हैं। लखनऊ में भी मीटिंगों का ये दौर लगातार जारी था और अब ये मीटिंग दिल्ली पहुंच चुकी है। दिल्ली में अब ये मीटिंग का दौर होगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसीलिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी जुड़ चुके हैं। पीयूष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी सदन पहुंच चुके हैं, किस तरीके से उनका स्वागत किया गया, क्या कुछ तैयारियां की गई और कार्यक्रम क्या रहेगा आज का?
जी बिल्कुल, देखिए सीएम योगी पहली बार दिल्ली आए हैं जब प्रचंड बहुमत उन्हें मिला है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद यहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सदन पहुंचते ही जैसे ही गाड़ी कार्यकर्ताओं ने देखी, जोश जोश से लबालब कार्यकर्ता हो गया, क्योंकि कार्यकर्ता करीब करीब 4 से 5 घंटे से सीएम योगी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि पहले ये बताया जा रहा था कि सीएम योगी 9 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ही सीएम योगी उत्तर प्रदेश सदन में दाखिल हुए, उसके बाद सीएम योगी का भव्य स्वागत किया गया और कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए, मोदी मोदी के, योगी योगी के नारे कार्यकर्ताओं ने लगाए। फूलों की वर्षा उनके काफिले पर की गई। इसके अलावा जो महिलाएं आई थी उन्होंने भी सीएम योगी के नारे लगाए, मोदी के नारे लगाए। भव्य जो स्वागत है वो सीएम योगी का किया गया। इसके बाद अगर हम बात करें कार्यक्रम की, तो देखिए 1 बजे 1:30 बजे के आसपास बीएल संतोष, जो कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन के मंत्री हैं, उनसे मुलाकात सीएम योगी कर सकते हैं। इसके अलावा शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात का समय योगी आदित्यनाथ का है। इसके अलावा अगर हम बात करें 6 बजे जेपी नड्डा, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और रात 8 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सीएम योगी की मुलाकात हो सकती है। सीएम योगी संभव है कि कल दोपहर तक रहे। अगर कल तक सीएम योगी रहते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान से भी सीएम योगी की मुलाकात हो सकती है। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री है और उत्तर प्रदेश चुनाव के जो प्रभारी हैं वो बनाए गए थे। जी पीयूष, देखिए सबसे पहले वो बीएल संतोष से मुलाकात करने वाले थे, दोपहर 1 बजे का समय तय किया गया था। इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है और ये मुलाकात कहाँ होगी, यूपी सदन में ही होगी या फिर पार्टी मुख्यालय पर? देखिए संभव है कि ये मुलाकात बीएल संतोष के आवाज पे ही हो जाए, क्योंकि अलग अलग कार्यक्रम है, अलग अलग जगहों पे मिलना है। अगर एक जगह मिलना होता तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में होगी, लेकिन यही कयास लगाए जा रहे हैं कि बीएल संतोष के आवाज पर ही ये मुलाकात हो सकती है। या संभव है कि बीएल संतोष ही यूपी उत्तर प्रदेश सदन आ जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में ये मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि अलग अलग कार्यक्रम तय किए गए हैं। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम अलग है, रक्षा मंत्री का कार्यक्रम अलग है मिलने का, तो अलग अलग कार्यक्रम है। थोड़ी देर का वक्त बचा है जब उत्तर प्रदेश सदन से सीएम योगी बीएल संतोष से मिलने जा सकते हैं। जी देखिए, अब बीजेपी को बहुमत तो पूर्ण रूप से मिल गया है उत्तर प्रदेश में, लेकिन सरकार गठन की ये जो प्रक्रिया है ये कब तक पूर्ण हो पाएगी? कि जिस तरीके से उत्तराखंड में होलास्टक की वजह से 18 मार्च तक के लिए सब कुछ टाल दिया गया है, क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसी कोई संभावना रही है? देखिए उत्तर प्रदेश को लेकर जितनी उथल पुथल उत्तराखंड में है, शायद उत्तर प्रदेश में उतनी नहीं है। कुछ नए चेहरे जरूर है, जैसे राजेश्वर सिंह की बात करें, दयाशंकर सिंह की बात करें, असीम अरुण की बात करें, या और पंकज सिंह की बात करें जो कि मंत्री बन सकते हैं, कयास ये लगाए जा रहे हैं। तो इन सब नामों पे चर्चा करना है। इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम संभव है कि बन सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य को देखना दिलचस्प होगा कि क्या केंद्र की जिम्मेवारी दी जाती है या प्रदेश में उन्हें फिर से रिपीट किया जाता है डिप्टी सीएम के तौर पर। इसके अलावा बेबी रानी मौर्य का नाम चल रहा है डिप्टी सीएम के लिए। अन्य भी नाम हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब तक घोषणा नहीं करती है तब तक कयासों के ही जो कयास ही लगाए जा सकते हैं। लेकिन जो बड़े चेहरे हैं, जो बड़े नाम है, संभवतः इनको मंत्रिमंडल में रखा जाएगा, क्योंकि दयाशंकर सिंह की बात करें तो जो प्रदेश के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, स्वाति सिंह के पति हैं, और राजेश्वर सिंह की बात करें तो सरोजनी अगर सीट से जीत कर आए हैं। तो तमाम कई ऐसे भी चेहरे हैं जो विधायक हैं, जो जिनका नाम अभी मीडिया में या कहीं नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने प्रचंड जीत, उन्होंने भी अपने विधानसभा से जीत दर्ज की है, उनके भी मंत्री बनने की संभावनाएं हैं। तो उन सब विषयों पर चर्चा करना है। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है, तो एक शिष्टाचार भेंट भी योगी आदित्यनाथ आज अपने बड़े नेताओं से करेंगे। बिल्कुल पीयूष, देखिए योगी सरकार पार्ट 1 में उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री के साथ 2 मुख्यमंत्री मिले थे, तो क्या इस बार भी ऐसी सौगात मिलेगी? 2 मुख्यमंत्रियों के साथ फिर से मुख्यमंत्री शपथ लेते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, देखिए हो सकता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी कुछ दिनों का इंतजार कर ले, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि होली के बाद शपथ ग्रहण समारोह रखा जाएगा। और संभव है कि एक डिप्टी सीएम तो कम से कम शपथ उस दिन ले ही ले, लेकिन जिस प्रकार से शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां की गई है, तो मुझे लगता है कि सारे नेता जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे या डिप्टी सीएम बनेंगे, एक ही दिन भारतीय जनता पार्टी करा देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन है जो फैसला लेती है, तो जो नेता है, जो विधायक है, वो कहीं ना कहीं विरोध नहीं कर पाते हैं। तो संभव है कि एक साथ ही सभी जो मंत्रिमंडल का गठन है या सीएम का शपथ ग्रहण है, तमाम जो चीजें हैं वो हो जाए। तो होली बाद देखना दिलचस्प होगा कि कौन डिप्टी सीएम बनता है। नाम कई आ रहे हैं,
बेबी रानी मौर्य का नाम सबसे आगे है। इसके अलावा बात करें तो शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भव्य तैयारी करने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है, क्योंकि जिस प्रकार से 22 में जनादेश मिला है, तो इस जनादेश का पीयूष, संदेश इस कहीं न रेस कहीं में 2024 में श्रीकांत शर्मा जो कि मथुरा विधायक हैं, उनका भी नाम शामिल है उप मुख्यमंत्री के तौर पर, ऐसी भी खबरें हैं। जी बिल्कुल, श्रीकांत शर्मा एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पे जाने जाते हैं और निश्चित तौर पे जिस प्रकार से बिजली का मुद्दा उठा था, तो श्रीकांत शर्मा ने भी काफी काम किया है और चर्चाएं करीब करीब 6 महीने से चल रही थी कि अगर ब्राह्मण चेहरे को तरजीह दी जाती है तो श्रीकांत शर्मा एक बड़े चेहरे के तौर पर उभर सकते हैं। इसके अलावा ब्रजेश पाठक का भी जिक्र कर लेते हैं। ये भी खबर है कि ब्रजेश पाठक को भी एक बड़ा पद दिया जा सकता है, संभव है डिप्टी सीएम बना दिया जाए। लेकिन अभी जो चर्चाएं हैं वो सिर्फ चर्चाएं हैं, जब तक भारतीय जनता पार्टी कोई निर्णय नहीं लेती है तब तक कहना बड़ा मुश्किल होगा। हालांकि एक ब्राह्मण चेहरे को तरजीह देने की बात की जा रही है। क्योंकि देखिए 2022 के जब ये विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो विपक्ष ने जमकर आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पर कि ब्राह्मण विरोधी है, जिसका जवाब देने के लिए जातिगत समीकरण पूरे तरीके से यहाँ साधे जाएंगे। क्योंकि सरकार के जो पहले यूपी सरकार पार्ट 1 था उसमें भी इसी तरीके से दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य को उतारा गया था, तो संभवतः इस बार भी दो मुख्यमंत्री जातिगत समीकरणों को देखते हुए उतारे जाएं। जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा के चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस चुनाव में हमने जीत दर्ज की है, लेकिन मंत्रिमंडल का गठन ऐसा हो जाए, सरकार ऐसी हम बना दे कि जो जातिगत समीकरण है वो सेट कर पाए, ताकि इसका सीधा फायदा 2024 में मिल जाए। यही कारण है कि डिप्टी सीएम के नाम पे एक, अगर हम बात करें तो क्षत्रिय चेहरे के तौर पे योगी आदित्यनाथ भी जाने जाते हैं। इसके अलावा एक पिछड़े समुदाय समाज से भी एक चेहरा भारतीय जनता पार्टी डिप्टी सीएम के तौर पे बनाना चाहती है और ब्राह्मण चेहरे को भी भारतीय जनता पार्टी तरजीह देना चाहती है, क्योंकि ब्राह्मण समाज का जो वोट है उत्तर प्रदेश में वो करीब करीब 15 से 16% वोट है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, और ब्राह्मण और क्षत्रिय भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर रहा है। लेकिन अब की बार देखिए, अब की बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सभी जातियों को एक साथ लेकर चला है, और यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लोकसभा चुनाव में भी जो जातियां छिटक गई थी, जो जातियां भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आई थी, उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव में बिल्कुल पीयूष, भले ही चुनाव 2022 का जीता हो, लेकिन 2024 पर पूरी नजर है। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ में हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी ने बीजेपी नेता जितिन प्रसाद से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं और जनता के विश्वास पर बीजेपी खरी उतरी है। समाजवादी पार्टी ने सिर्फ चुनाव के लिए गठबंधन किया था। हमारे साथ हैं वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता और बड़े ब्राह्मण चेहरे जितिन प्रसाद। सर, सबसे पहले तो न्यूज़ वन इंडिया की तरफ से आपको बधाई। किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं हम नई सरकार के गठन को? बिल्कुल, ये तो प्रचंड बहुमत मिला है, उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिला है, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, योगी जी की मेहनत रंग लाई है और आगे आप देखिएगा जो जनता के प्रति जो विश्वास व्यक्त किया उस पर खरा उतरेंगे। समाजवादी पार्टी के साथ कई गठबंधन थे, लगता नहीं है? कुछ नहीं, सब गठबंधन जनता देख चुकी है। चुनावी गठबंधन होते हैं, इनकी कोई ना विचार है, ना कोई दिशा है, ना कोई लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, इस देश प्रदेश की सभ्यता, संस्कार और साहित्य के लिए जो यहाँ पे इसके प्रतीक हैं मोदी जी और योगी जी, उसकी लड़ाई थी। बिल्कुल, ये है जितिन प्रसाद, जिनको कहना है बीजेपी जो है समाज की लड़ाई लड़ती है, देश की लड़ाई लड़ती है, राष्ट्रवाद के लिए काम करती है। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ में इसके वाजपेयी, न्यूज़ वन इंडिया। वहीं कन्नौज से बीजेपी विधायक असीम अरुण से न्यूज़ वन इंडिया संवाददाता एसके वाजपेयी ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने इतिहास रचा है, लोकतंत्र में हर 5 साल में परीक्षा देनी होती है। हमारे साथ हैं अफसर से राजनेता बने असीम अरुण और कानपुर के जैसे बड़े शहर के पुलिस कमिश्नर रहे। सर, आपने कैसे सोचा कि आप इतने बड़े पद पर थे और आपके पास अभी लंबा वक्त भी था, आपने ये राह क्यों चुनी? सर, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की संकल्प और परिकल्पना की शक्ति है कि संगठन ने मेरे बारे में एक सुझाव दिया, मुझे एक विचार दिया कि क्यों ना आप कन्नौज अपनी मातृभूमि को अपनी कर्मभूमि बनाएं, और उसके बाद में ये भी निर्देश दिया कि चुनाव लड़ें। तो ये प्रस्ताव या ये विचार मेरे मन में नहीं आया, ये नेतृत्व के मन में आया और मुझे सुझाव दिया गया। मैं बहुत आभारी हूँ, आज की डेट में बहुत आभारी हूँ कि ये मुझे विचार दिया गया। चुनाव बहुत अच्छा रहा, सौभाग्य से हम लोग जीते हैं, पूरे प्रदेश में जीते हैं। माननीय योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में एक इतिहास बना है। पहली बार 37 साल के बाद कोई मुख्यमंत्री वापस लौटे हैं, सरकार वापस लौटी है, और वापस ही नहीं लौटी है, 2/3 बहुमत से वापस लौटी है। तो ये बहुत ऐतिहासिक बात है। मुझे बड़ी खुशी है, संतोष है कि मैं इस इतिहास का एक छोटा सा अंग हूँ। सर, जैसे आप कह रहे हैं कि इतिहास भारतीय जनता पार्टी ने रचा है, तो एक इतिहास आपने भी रचा है कि
जो कन्नौज समाजवादी पार्टी का गढ़ है, अनिल दोहरे जो लगातार हैट्रिक लगा चुके हैं जीत की, कितना कठिन लग रहा था? शुरुआत में मुझे बहुत कठिन लगा था, लेकिन जैसे जैसे क्योंकि मैं राजनीति में नौसिखिया हूँ, जब मैं गहराई से घुसा उसमें तो मुझे समझ में आया कि राह आसान नहीं है और शायद कोई भी प्रतियोगिता को आसान नहीं माना जाता। और खासकर चुनाव ऐसी चीज़ है कि इसमें पूरी ऊर्जा, शक्ति, कल्पना को लगाना ही होता है, क्योंकि आप कितना भी कर लें ये नहीं कह सकते कि हमने काम पूरा कर लिया, क्योंकि इतने सारे फैक्टर इन्वॉल्व हैं और 2,60,000 मतदाता यहाँ पे थे। तो पूरा काम किया गया। संगठन की बहुत शक्ति है कन्नौज में, पूरे प्रदेश में, पर मैं कन्नौज की बात कर सकता हूँ। और सभी लोगों ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने योगदान किया। मैं बहुत आभारी हूँ कि माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी ने आकर के रैली की और आशीर्वाद मुझको दिया और सब चीज़ें मिलकर के अच्छी रहीं। मतदाताओं के मन में जो आशा है वो जागृत है और जो वादे पार्टी स्तर पे किए गए हैं, एक संकल्प पत्र हमने अपने विधानसभा स्तर पे बनाया है, उसको अब पूरा करने का समय है और मैं समझता हूँ अब ज़्यादा कठिन काम है, उसको भी अच्छे से पूरा करेंगे। सर, आपने सिविल सेवा की, आईपीएस बने और अब ये दूसरी परीक्षा थी, दोनों में से कठिन कौन थी? इसमें तो कोई संदेह नहीं है, ये परीक्षा बहुत ज़्यादा कठिन है। सिविल सेवा की परीक्षा जो है वो एक बार देते हैं, फिर 36 साल दोबारा नहीं देनी पड़ती है। ये परीक्षा हर 5 साल में देनी है। दूसरा, यहाँ पे अगर मेरे 2,60,000 मतदाता माने तो मैं हर मतदाता को एक प्रश्न पत्र की तरह लेता हूँ। तो इतने सारे प्रश्न पत्र लिखने हैं, सही लिखने हैं और अब उन हल प्रश्न पत्रों में जो हमने वादे किए हैं उनको पूरा करना है। सर, आपने पुलिसिंग में बड़ा काम किया है, अब वो चीज़ें प्रयोग करने का समय सरकार में आया है कि उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा होगी। जी, जो पुलिस में मुझे अनुभव मिला, मैं सिस्टम बनाने का, प्रोजेक्ट संचालित करने का, उसका मैं अब लाभ लेना चाहूँगा। कन्नौज सदर में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो इस समय अच्छे नहीं चल रहे हैं या बंद हो गए हैं, उनको सबसे पहले ठीक करना है और फिर नई योजनाओं को भी शुरू करना है। क्या मानते हैं सर, आपका नाम लगातार चल रहा है योगी की नई कैबिनेट में, मानते हैं अगर नई जिम्मेदारी मिलेगी तो चीज़ों को बड़े स्तर पर करना होगा? मैं अभी पार्टी में, राजनीति में बहुत नया हूँ, अभी मेरे 2 माह भी नहीं पूरे हुए हैं। मुझे लगता है कि छोटे छोटे कदम में चलना चाहिए, पर हर कदम को मजबूती से रखना चाहिए। मुझे अभी संगठन के बारे में सीखना है, विधायिका के बारे में सीखना है और उसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। बिल्कुल, धन्यवाद सर। ये हैं असीम अरोड़ जो कि कानपुर के कमिश्नर बने और अब वो कन्नौज सदर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और वो कह रहे हैं कि वो हर वो संभव कोशिश करेंगे जो पुलिसिंग में उन्होंने अनुभव पाया है और जो भी सरकार जिम्मेदारी देगी उसको वो बखूबी निभाएंगे। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। हमारे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं, यूपी सदन में वो पहुंच चुके हैं। आज के कार्यक्रम के बारे में, उनके बारे में लगातार हम आपको बता रहे हैं कि जहां 1 से 2 बजे बीएल संतोष से उनकी मुलाकात होने वाली है। ये तस्वीरें देखिए, न्यूज़ 1 इंडिया पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां बीएल संतोष से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रवाना हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे ही दिल्ली पहुंचे थे, सबसे पहले यूपी सदन पहुंचे थे और यूपी सदन में पहुंचने के बाद अब उनका जो प्रस्तावित कार्यक्रम है वो सबसे पहला यही है कि बीएल संतोष से वो मुलाकात करने वाले हैं। ये तस्वीरें लगातार आपको न्यूज़ 1 इंडिया पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रवाना हो गए हैं बीएल संतोष से मुलाकात करने के लिए। वही दोपहर 3 बजे अगर बात की जाए आज के कार्यक्रम के बारे में तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। शाम 6 बजे जेपी नड्डा से मुलाकात होगी और रात 8 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन सबसे पहले न्यूज़ 1 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीएल संतोष से मुलाकात करने के लिए यूपी सदन से रवाना हो गए हैं। तो यूपी सदन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रवाना हो रहे हैं। न्यूज़ 1 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीयूष हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पीयूष, यूपी सदन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रवाना हो चुके हैं। फिर से वही सवाल, आखिरकार ये मुलाकात कहां होगी? पार्टी मुख्यालय में होगी या फिर बीएल संतोष के घर पर ही होगी जैसे कि आपने बताया था?
जी, ये मुलाकात निश्चित तौर पे बीएल संतोष के घर पे ही होने वाली है और यहाँ से सीएम योगी आदित्यनाथ निकल चुके हैं और थोड़ी देर में ये मुलाकात होगी। एक के बाद एक बैक टू बैक जो मुलाकातों का दौर है आज सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ है। इसके बाद प्रधानमंत्री के साथ भी सीएम योगी की मुलाकात है। इसके अलावा तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं उनसे सीएम योगी मिलेंगे। जो कार्यक्रम में जिन पदाधिकारियों का नाम नहीं है, संभव है उनसे भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हो जाए। कुछ लोगों की मुलाकात उत्तर प्रदेश सदन में भी होगी। एक के बाद एक नेता भी यहाँ पे आ रहे हैं और अभी थोड़ी देर में बीएल संतोष से सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी। पीयूष, यहाँ ये भी आवश्यक हो जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ क्या उत्तर प्रदेश का कोई और बड़ा चेहरा भी इस मुलाकात के दौरान शामिल रहेगा? लखनऊ से कोई और भी आया है उनके साथ इन मुलाकातों में शामिल होने के लिए? देखिए, आने की खबर स्वतंत्र देव सिंह और तमाम जो नेता हैं उनकी थी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की थी। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश सदन की बात करें तो उत्तर प्रदेश सदन में फिलहाल योगी आदित्यनाथ ही आए हुए थे और निश्चित तौर से देखना होगा कि क्या सीधे अगर बात करें तो स्वतंत्र देव सिंह बीएल संतोष के यहाँ पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। थोड़ी देर में स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। जी पीयूष, आज संभवतः जो सूची है वो भी सामने आ सकती है कि आखिरकार कौन कौन मंत्रिमंडल का हिस्सा होगा और इसको लेकर भी इन मुलाकातों में पुरजोर चर्चा होगी। बीएल संतोष के साथ भी ये चर्चा होगी। जी बिल्कुल, देखिए बीएल संतोष एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में एक मजबूत स्थिति में है और देखा होगा आपने जब टिकट देना था तब भी बीएल संतोष का काफी जिक्र हो रहा था और उनकी काफी अहम भूमिका भी रही है टिकट के बंटवारों को लेकर। तो अब की बार भी किसको मंत्रिमंडल में जगह देना है, किसको नहीं देना है, इस पर भी निश्चित तौर पे शिष्टाचार मुलाकात तो योगी आदित्यनाथ पीएम के साथ है बीएल संतोष की। लेकिन जो मंत्रियों को लेकर खींचतान चल रही है कि आखिर किन नए चेहरों को मौका देना ठीक रहेगा, किनको नहीं देना चाहिए, या कौन से प्रत्याशी हारे हैं उनको फिर से बनाना चाहिए, इन सब तमाम बिंदुओं पे भी आज बीएल संतोष के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के दौरान चर्चाएं होंगी और संभव है कि जल्द से जल्द ये मंत्रियों को जो नाम है वो धीरे धीरे सामने आने लगेंगे। जी पीयूष, तो अभी जो मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी सदन से रवाना हो गए हैं, कितनी दूरी है, कितना वक्त लगेगा और क्या कुछ वक्त हो सकता है जब ये मुलाकात होगी? क्योंकि लगातार मुलाकातों का ये दौर ऐसे ही जारी रहने वाला है आज पूरे दिन। देखिए, अशोका रोड पे बीएल संतोष का आवास है और करीब 10 मिनट का वक्त लगेगा यहाँ से। चूंकि सीएम है तो ट्रैफिक को क्लियर करवाया जा चुका है और वहां पे सीधे पहुंचेंगे। और मुलाकात की बात करें तो समय करीब एक घंटे आधे घंटे का रखा गया है। लेकिन जब बड़े नेता से मिलते हैं, कोई नेता मिलता है या पदाधिकारी मिलता है तो समय में बढ़ोतरी भी हो जाती है। तो संभव है कि ये मुलाकात जल्द 2-3 बजे के से पहले खत्म हो जाए, क्योंकि फिर वहां से निकलना होगा और प्रधानमंत्री से भी मुलाकात का समय है सीएम योगी आदित्यनाथ का, तो वो वहां भी जाएंगे। इसके अलावा भी तमाम जो कार्यक्रम है योगी आदित्यनाथ का, बिल्कुल पीयूष, 3 बजे। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी मुलाकात करेंगे बीएल संतोष के बाद। जी बिल्कुल, जो तमाम जो लिस्ट है, जो कार्यक्रम है वो तय हो चुके हैं पहले से। 3 बजे की बात करें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात है। इसके अलावा प्रधानमंत्री से 5 बजे है। इसके अलावा हम बात करें 6 बजे जेपी नड्डा से है, 8 बजे रक्षा मंत्री से है। संभव है कि धर्मेंद्र प्रधान से भी किसी भी वक्त सीएम योगी मुलाकात कर सकते हैं। तो एक के बाद एक बैक टू बैक मुलाकातों का जो दौर है वो आज दिल्ली में चलता रहेगा और शिष्टाचार मुलाकात भी है और तमाम चीजों पे चर्चा मंथन भी करना है। उसको भी लेकर ये जो मुलाकात है काफी अहम हो जाती है, क्योंकि सभी लोग एक ही राह देख रहे हैं, एक ही टकटकी लगाए हुए हैं कि आखिर अब की बार जब मंत्रिमंडल का गठन होता है तो उसमें किन नए चेहरों को मौका मिलता है और किनका पत्ता कटता है। बिल्कुल बिल्कुल पीयूष, अगर योगी सरकार, तो ये न्यूज़ 1 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी सदन से रवाना हो गए हैं। बीएल संतोष के आवास पर ये मुलाकात होने वाली है। यूपी सदन से बीएल संतोष के घर की जो दूरी है वो 10 मिनट है और बस थोड़ी ही देर में ये मुलाकात होगी। तो यूपी सदन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीएल संतोष के आवास के लिए रवाना हुए हैं और पहुंचते ही मुलाकात होगी।